हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन फिजियो का चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम। द चैप्टर इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जिसमें आप लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जनरली स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम ह्यूमन फिजियो के सभी चैप्टर्स में से ये चैप्टर है तो बहुत छोटा सा, बट इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इसका जो मैकेनिज्म है, यूरिन फॉर्मेशन, काउंटर करंट मैकेनिज्म है ना, उन चीज़ों को हम याद नहीं रख पाते हैं। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करने के साथ साथ ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगी और आपको इजी वे में समझाऊंगी, जिससे आप उन चीज़ों को याद रख सके। ठीक है, तो अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, कई बार पढ़ लिया है, बार बार भूल जाते हैं, तो ये सेशन ज़रूर देखो। इस सेशन को देखने के बाद आपके वो सभी डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बच्चों, और इस डायग्राम में सिंपली आपको बताया है कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 मेन ऑर्गन्स होते हैं। यू नो दैट 1 पेयर ऑफ किडनीज, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट में यूरेथ्रा। यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा, ये दोनों वर्ड्स को मिक्स मत कर दीजिएगा ऑप्शंस में जब आते हैं, तो कई बार आप ध्यान नहीं रख पाते हैं। यूरेटर्स किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करने वाले ट्यूब्स हैं जो कि पेयर्ड होते हैं, जबकि यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के बाद की ट्यूब है जो यूरिन को बॉडी से रिमूव करती है बाय द प्रोसेस मिक्सचरेशन। ठीक, किडनी का काम क्या होता है? बेसिकली किडनी बॉडी में क्या कर रही है? हम कहते हैं कि किडनी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर कर रही है। कैसे? बट ऑब्वियस, जब ब्लड किडनी में जाएगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ किडनी में ऐसा एक कैपिलरीज का नेटवर्क है और उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स होनी चाहिए कि ब्लड जब अपनी कैपिलरीज से गुजरे तो क्या हो, ब्लड में प्रेजेंट कंपोनेंट्स फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से छनकर नेफ्रॉन में आ जाएं। भाई किडनी की यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। एक किडनी में आपको पता है लगभग कितने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, और वो हर वक्त आपके बॉडी से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को निकालते रहते हैं। तो उनके निकालने का तरीका क्या होता है कि नेफ्रॉन में कभी भी ब्लड नहीं जाता, हमेशा ध्यान रखना। नेफ्रॉन में के ऊपर, नेफ्रॉन का जो बोमन्स कैप्सूल होता है ना, उसके जस्ट ऊपर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ब्लड तो अपनी कैपिलरीज में ही रहता है, वहां से कुछ कंपोनेंट्स फिल्टर होकर नेफ्रॉन के अंदर आ जाते हैं। नेफ्रॉन एक हॉलो ट्यूब है, ठीक है, जिसकी वॉल बनी है सेल्स की और बीच में खाली जगह है। अब उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, अभी हम आगे देखेंगे। तो वो जब नेफ्रॉन से गुजरता है, कौन? ब्लड नहीं, फिल्ट्रेट, आप उसे फिल्ट्रेट कह सकते हैं। तो उस फिल्ट्रेट में से चीजें रीएब्जॉर्ब होती हैं, सिक्रीट होती हैं, मतलब एक्सचेंज होता है कुछ चीजों का, और उसके बेसिस पर जब नेफ्रॉन के लास्ट पार्ट में वो फिल्ट्रेट पहुंचता है तो इट अटेन द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। ठीक है, इस तरह किडनी यूरिन फॉर्मेशन करती है बाय इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसे आप कहते हैं नेफ्रॉन। ये जो आपको लाइनिंग टाइप्स दिख रही है ना यहाँ पे, ये एक तरह से नेफ्रॉन का इंडिकेशन दिखाया है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी किडनी में हर नेफ्रॉन यूरिन बनाता जाता है। फिर फाइनली यूरिन पेल्विस, ये यहाँ पे एक पूरा पाथवे होता है, अभी आगे देखेंगे हम। और फिर वो यूरिन यूरेटर्स में आता है और यूरेटर्स से यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर लगभग हाफ फिल्ड हो जाता है तो ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं। पहले तो ब्रेन को सिग्नल जाते हैं, फिर ब्रेन से सिग्नल आते हैं, और फाइनली वी रिलीज द यूरिन बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्सचरेशन थ्रू विच पाथवे? यूरेथ्रा। ठीक है, ये बिल्कुल छोटा सा मतलब ब्रीफ दिया है मैंने आप लोगों को, जिससे आप लोगों को आइडिया रहे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली करता क्या है। ओके, अब हम क्वेश्चंस के साथ साथ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसके साथ साथ बाकी के टॉपिक्स रिवाइज करते जाएंगे। देखते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर आपको। देखें, द क्वेश्चन इज The following substances are the excretory products in animals. ठीक है, choose the least toxic form among them. अच्छा, ये आप सबको पता है क्या कि एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, पॉलीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, मैमेलिया तक, सब में अमोनिया बनती है ना। सब में जो सेल्स हैं उनमें जब अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो अमोनिया प्रोड्यूस होती है। अब क्या होता है कि वो अमोनिया जो लोअर एनिमल्स हैं, जो पानी में रहते हैं, लोअर एनिमल्स, वो तो उस अमोनिया को सीधा डिफ्यूजन के थ्रू पानी में निकाल देते हैं, क्योंकि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक गैस, यू नो। और उस अमोनिया को, अगर मान लो अमोनिया हमारे में भी बनती है बच्चों, बट अगर हम हमारे बॉडी में ऐसा सिस्टम करती नेचर की अमोनिया सीधा स्किन से या कहीं भी किसी भी पाथवे से सीधा एयर में निकल रही है, तो हमारे चारों तरफ की एयर टॉक्सिक हो जाती। इसलिए हम सीधा अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करते, हमारे में भी अमोनिया बनती है और लोअर एनिमल्स में, सभी में अमोनिया बन रही है। बट होता क्या है, जो एनिमल्स पानी में हैं, पानी में भी ऐसा नहीं सारे पानी वाले सारे एक्वेटिक एनिमल अमोनोटैलिक हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है। तो जो बहुत लोअर एनिमल्स हैं वो सीधा उस अमोनिया को बाहर निकाल देते हैं, तो वो हो गए अमोनोटैलिक। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते गए तो नेचर ने उस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया लेस टॉक्सिक फॉर्म में। जैसे कुछ एनिमल्स में अमोनिया
से बन जाता है यूरिया, ठीक है, लिवर में जैसे हमारे में भी बनता है, और कुछ में बन जाते हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स। यूरिक एसिड हमेशा क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों का टॉक्सिसिटी लेवल देखें, जरूर याद रखना, नीट में कई बार पूछते हैं, तो मोस्ट टॉक्सिक कौन है? अमोनिया। अमोनिया से कम टॉक्सिक है यूरिया, और सबसे कम लीस्ट टॉक्सिक होते हैं यूरिक एसिड क्रिस्टल। क्योंकि ये लीस्ट टॉक्सिक है तो इनको बॉडी से रिमूव करने के लिए पानी भी सबसे कम चाहिए। यहाँ पे लीस्ट वाटर रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे बहुत सारा पानी, मतलब बहुत सारा पानी मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी से पानी निकल रहा है, चारों तरफ पानी होना चाहिए, तब ये अमोनिया का इफेक्ट डाइल्यूट होगा, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है, ठीक है। तो अमोनिया सीधा एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रिलीज की जाती है, यूरिया वाटर में डिसॉल्व करके यूरिन की फॉर्म में रिलीज होता है ना। यूरिया कैसे रिलीज होता है? इन फॉर्म ऑफ यूरिन। कई बार तो कुछ बच्चे यूरिन और यूरिया में ही फर्क नहीं समझते। देखो यूरिन और यूरिया तो अलग अलग है ना। यूरिया तो एक जस्ट सोल्यूट है, जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा, कुछ और आयंस वगैरह उसमें मिक्स होंगे, तो जो कॉम्पोजिशन बनेगा वो है यूरिन। तो सेम बात नहीं है, ठीक है। और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो जनरली सेमी सॉलिड फॉर्म में, या आप कह सकते हैं पेलेट्स की फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी कहलाते हैं। कई बार नीट में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जिनमें नाइट्रोजन भी है। तो बट ऑब्वियस आप तीनों का फॉर्मूला देखेंगे तो तीनों में ही नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो यहां पर आपसे लीस्ट टॉक्सिक पूछा है, तो आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड और यूरिया को मिक्स मत करिएगा बच्चों, बहुत बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। क्लियरली यूरिक एसिड को हमेशा यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में याद रखो, तो तुम यूरिया के साथ उसे मिक्स नहीं करोगे, ठीक है। क्लियर? बढ़े आगे। वैसे CO2 भी एक तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, बट वो जनरली या तो लंग्स के थ्रू निकल जाता है मेनली हमारी बॉडी से, तो CO2 को नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं कह सकते हो आप, ओके। ऐसे तो हमारी बॉडी में और भी आपकी बुक में दे रखा है NCERT में फर्स्ट पैरा में, कि जैसे आयंस हैं कई सारे, एक्सेस में अगर वो हैं तो वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इवन वाटर अगर एक्सेस में है तो उसे भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही माना गया है, ओके। बट वो सब नॉन नाइट्रोजिनस है, ये तीनों नाइट्रोजिनस है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस एट, इनमें से कहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है? PCT, DCT, कलेक्टिंग डक्ट या मेल्फिजियन बॉडी? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स पढ़ रखे होंगे, और नॉर्मली बोमन्स कैप्सूल तुम्हें पता होगा, उसके बाद एक कॉइल्ड ट्यूब्यूल होती है PCT, उसके बाद लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप, फिर दोबारा कॉइल्ड ट्यूब्यूल होती है DCT, डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और फिर लास्ट में होती है कलेक्टिंग डक्ट। बस यही नाम याद होते हैं हम लोगों को, या ज़्यादा से ज़्यादा ये पता होता है कि यहाँ से एक आर्टेरियोल आ रहा है और वो कैपिलरीज में डिवाइड हो गया और फिर ये वापस जा रहा है, ठीक है। इस कैपिलरी के नेटवर्क को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये तो सब बच्चों ने पढ़ रखा होगा। दिस इज बोमन्स कैप्सूल, PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, ओके। लेकिन ये मेल्फिजियन बॉडी भी पढ़ा है क्या तुमने? दिया है NCERT में, अगर तुमने नोट किया हो या नहीं आई डोंट नो। ये देखो तुम्हारे बुक का ही डायग्राम है NCERT का ही, उसमें मेल्फिजियन बॉडी को दिखाया है। इट इज नॉट मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। कॉकरोच में हम मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स पढ़ते हैं ना एक्सक्रीटरी के एक्सक्रीशन के लिए, तो यहाँ पर साइंटिस्ट का नेम सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। वहाँ पर तो ट्यूब्यूल्स मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे होती हैं इंसेक्ट्स में, कॉकरोच में। यहाँ पर मेल्फिजियन बॉडी किसे कहते हैं ध्यान रखना, ये हमने बनाया बोमन्स कैप्सूल और ये अंदर है ग्लोमेरुलस, जैसा कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था। तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं ना, ये दोनों पार्ट्स जब किडनी को माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो उसमें नेफ्रॉन में ऐसा लगता है जैसे मान लो ये किडनी है, बताती हूँ तुमको, ये देखो ये किडनी है, ठीक है। और इसमें ना ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, बहुत सारे, मल्टीपल। आपको कहा मैंने एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होता है, तो तुम सोचो कितना पास पास होंगे। और हर नेफ्रॉन के ऊपर एक कैपिलरीज का नेटवर्क जा रहा है। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पार्ट ऐसे छोटे छोटे कॉर्पस्कल्स, ग्रैन्यूल्स की तरह दिखता है एक किडनी में, इसलिए इनको नाम दिया गया रीनल कॉर्पस्कल्स। क्या नाम दिया गया इनको? कॉर्पस्कल, क्योंकि छोटे छोटे ऐसा लगता है बहुत सारे डॉट्स हैं। वो डॉट्स नहीं होते, वो एक्चुअली में बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस इतना क्लोजली एसोसिएटेड है कि वो ऐसा दिखते हैं ग्रेन्यूल्स की तरह, ओके। तो उसको रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं। और इसी को क्योंकि मेल्फिजियन इसको पहली बार देखा, इसलिए मेल्फिजियन इसको पहली बार देखा, इसलिए इसको मेल्फिजियन बॉडी भी कह देते हैं, ठीक है। तो मेल्फिजियन बॉडी आपको ध्यान रखना है क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस,
लेबल नहीं कर रखा, कर देते हैं, एंड ग्लोमेरुलस। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर कहा जाता है रीनल कॉर्पस्कल भी आता है ऑप्शंस में, और या फिर मेल्फिजियन बॉडी भी आता है ऑप्शंस में। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स भी दे देंगे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, बट ध्यान रखना ट्यूब्यूल्स तो जैसे ये कॉकरोच की मिडगट है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे से हाइंडगट शुरू हो रही है, तो यहाँ पर दोनों के जंक्शन पर यहाँ पर जो होती हैं ये, दीज आर द मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स लाइक दिस, ये हाइंडगट। ओके, दोनों अलग अलग हैं स्ट्रक्चर्स, मिक्स नहीं करने हैं आपको। तो यहाँ पर आपसे पूछा है फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, तो मैंने आपको क्या कहा कि ब्लड जब अपनी कैपिलरीज में से गुजरेगा तो ब्लड नीचे नहीं आएगा नेफ्रॉन में, बल्कि ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स फिल्टर होकर इस बोमन्स कैप्सूल में आ जाएंगे। और अब आप उसे, अभी यूरिन भी नहीं कह सकते बच्चों आप उसे, यहाँ यूरिन का कंपोजिशन नहीं बना, यहाँ तो आप इसे फिल्ट्रेट कहते हो। जब तक कैपिलरी में था तो वो ब्लड था, ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स प्लाज्मा में जो हैं वो फिल्टर होके इधर आ गए प्लाज्मा के साथ, अब आप इसे कह देंगे फिल्ट्रेट। तो कहाँ पर हुआ है फिल्ट्रेशन, या तो ऑप्शंस में होना चाहिए था बोमन्स कैप्सूल, या फिर ऑप्शन में दे दिया इन्होंने मेल्फिजियन बॉडी, करेक्ट वन। ठीक है, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी, इन सब में क्या चलता है, इन सब में यूरिन को, मतलब ये जो फिल्ट्रेट है उसको एग्जैक्टली यूरिन के कंपोजिशन में कैसे लाना है, कि अगर इसमें पानी ज्यादा आ गया है तो वाटर रीएब्जॉर्ब कर लेंगे, अगर लग रहा है कोई आयंस ज्यादा आ गए हैं तो उनको निकाल लेंगे भाई, क्योंकि आप सोचो यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब ये जो मेम्ब्रेन है, ये बोमन्स कैप्सूल की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं पोडोसाइट्स, उनकी वजह से, ठीक है। तो वहां पर वो जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो भी चीजें उन पोर्स के साइज से छोटी हैं वो सब नीचे आएंगी। तो ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में डिजोल्व जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं सारे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वो भी आ जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे कोई नेचर या तो यहाँ पे डायरेक्ट मैकेनिज्म बना देती कि भाई सिर्फ यूरिया ही नीचे आएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट जिन भी सब्सटेंस का साइज उन पोर्स से छोटा है वो सब नीचे आएंगे। भाई चाय को हम छानते हैं छलनी से, तो जो भी चीजें, अगर चाय पत्ती कभी बहुत बारीक हो तो आपने देखा होगा वो भी छनकर नीचे आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी पोर्स से छोटा होगा वो सब चीजें छनेंगी। तो जो फिल्ट्रेट आता है ना, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता, सीधा उस फिल्ट्रेट को नहीं निकालना हमें बॉडी से। इस फिल्ट्रेट में तो बहुत सारी काम की चीजें हैं हमारी, अगर वो बार बार यूरिन की फॉर्म में जाती रही तो वी लॉस्ट मेनी थिंग्स। तो उनको बचाने के लिए इस फिल्ट्रेट का, जब ये इससे पूरे से गुजरेगा ना, तो इसमें रीएब्जॉर्प्शन भी होगा और इसमें सिक्रीशन भी होगा। इसीलिए ये पूरा एफिशिएंट सिस्टम नेचर ने बनाया, नेफ्रॉन को एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक। तो यहाँ पर जो भी चीजें फिल्टर हुई इस फिल्ट्रेट में, यूजफुल प्रोडक्ट्स भी हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं, बट यहाँ पर वेरी फर्स्ट स्टेप हो गया आपके यूरिन फॉर्मेशन का, जिसे आप कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जो फर्स्ट स्टेप हुआ इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से रिलेटेड और भी कई सारे मतलब कई सारे जो हैं कॉन्सेप्ट्स वो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। मेन मैंने बता दिया, बट साथ साथ में एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना तो तुम्हें बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा तो क्या क्या होगा, आगे के क्वेश्चंस भी करते जाते हैं और साथ साथ में देखते जाते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट है एडीएच, प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, अब ये सीधा आपके जो इस चैप्टर में लास्ट में रेगुलेशन का मैकेनिज्म दिया है बच्चों, किडनीज में रेगुलेशन के मैकेनिज्म में 3 मैकेनिज्म्स हैं, तीनों को अच्छे से पढ़ना डिटेल में। मैं आपको समझा देती हूँ शॉर्ट में कि क्या है ये। तो इनमें क्या होता है, 3 तरह से हमारी किडनी रेगुलेट होती है। एक तो हाइपोथैलेमस से एडीएच आता है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन आता है ना एडीएच, जिसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। दूसरा सिस्टम होता है रास सिस्टम, एक तरह से यूँ समझ लो जैसे रासलीला होती है, मैं तो बच्चों को ऐसे ही पढ़ाती हूँ, उस तरह का होता है। उसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में भी बताती हूँ। और थर्ड होता है थर्ड होता है एएनएफ, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर से रिलेटेड, जो कि हार्ट से जाता है। सोचो कहाँ कहाँ से किडनी का रेगुलेशन हो रहा है। एक तो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन आ रहा है, एक हार्ट से, इसको भी हार्मोन ही मानते हैं एक तरीके का, हार्ट से हार्मोन आ रहा है, और रास सिस्टम में तो लिवर, लंग्स और पता नहीं ब्लड वेसल सब इन्वॉल्व है, ठीक है। इस तरह किडनी रेगुलेट होती हैं। तो एडीएच तो क्या करता है, जैसा इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक वर्ड का मतलब पता है क्या आप लोगों को, डायूरेटिक नहीं पता तो हमेशा ध्यान रखना, डायूरेटिक को डाइल्यूट से याद रखना। डायूरेसिस का मतलब डाइल्यूट चीजें, ठीक है। अगर हम जितना हमारा यूरिन डाइल्यूट होगा, जितना उसमें वाटर ज्यादा होगा, इसका मतलब यूरिन, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे डायूरेटिक,
ठीक है। तो एंटी डायूरेटिक नाम है इसका, यानी ये यूरिन को डाइल्यूट करेगा या कॉन्सेंट्रेट करेगा, खुद सोचो। एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक वर्ड का मतलब है डाइल्यूट, ये एंटी डायूरेटिक है, यानी ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करेगा। ठीक है, तो जब भी लगता है कि यार यूरिन ज्यादा डाइल्यूटेड है तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है और वहां से एडीएच आने लगता है। तो एडीएच क्या करता है, एडीएच पता है आपको इसके रिसेप्टर्स कहाँ हैं? अच्छा, ये बात तो सबको पता होगी ना कि हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं, भाई हार्मोन्स ब्लड में डाल दिए हर ग्लैंड ने, तो हार्मोन को कैसे पता कि मुझे किस सेल पर किस टिश्यू पर जाकर एक्शन करना है? तो जहां पर हार्मोन का रिसेप्टर होगा वहां वो अपने आप एक्ट कर लेगा। इसीलिए मतलब डाल तो ब्लड में दिया, कोई जरूरी नहीं है उसको वहीं भेजो जहां उसका ऑर्गन है, ब्लड तो हर जगह जाएगा, तो जहां भी उस हार्मोन का रिसेप्टर है वो वहां पर एक्ट करेगा। ओके, तो एडीएच के जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ होते हैं इस नेफ्रॉन में? डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पर। तो एडीएच डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पर, मेनली डीसीटी भी लिखा रहता है कई बुक्स में बट जनरली दोनों जगह होते हैं, वहां पर एक्ट करता है और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करने लगता है। भाई सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें कह रही हूं कि एडीएच का काम है कॉन्सेंट्रेट द यूरिन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाना, तो उसके लिए क्या करें? वाटर को निकाल लो, तो ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा के यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करवाता है। ठीक है, ये तो एक मैकेनिज्म हुआ। एएनएफ कब एक्टिव होता है उससे पहले तुमको थोड़ा सा रास को समझना पड़ेगा। देखो रास सिस्टम क्या है, ये मुझे बहुत अच्छा सा डायग्राम मिला, इस डायग्राम के थ्रू मैं तुमको बताती हूँ कि रास सिस्टम बेसिकली है क्या। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया अभी तक, डेफिनेटली इसको डायग्राम को समझने के बाद यू विल अंडरस्टैंड इट। देखो ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, हमारे ब्लड वेसल में, और ये हम चलो ब्लड वेसल पे बाद में आते हैं, ये आपको किडनी का एक पार्ट दिखाया है। यू नो हमारे किडनी में एक एपरेटस होता है JGA, मतलब कुछ नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनमें कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो ग्लोमेरुलस के पास होती हैं, इसलिए उसको कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, JGA। एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल नहीं है इसकी, सिर्फ एक लाइन दे रखी है, बट हाँ पूछते हैं। जक्स्टा वर्ड का मतलब है नियर, ग्लोमेरुलस के पास। ये देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ढंग से, तो ये आपको है ना वो वाला पार्ट दिखाया है जहां पर बोमन्स कैप्सूल है, और बोमेंस कैप्सूल के पास ये आर्टेरियोल है, दिख रहे हैं आपको दोनों आर्टेरियोल, अंदर आरबीसीज दिख रही हैं। ये वाला पार्ट डीसीटी है। कुछ नेफ्रॉन्स ना ऐसे होते हैं, नॉर्मली अगर तुम नेफ्रॉन को देखोगे तुम कहोगे मैम डीसीटी तो यहाँ चला गया, इसके पास कहाँ से आ गया? कुछ नेफ्रॉन्स इस तरह से होते हैं, देखना, जैसे मान लो ये मैंने बनाया, वही बनाती हूँ, चलो उधर ही जहाँ पर हम ये वाला टॉपिक समझ रहे हैं, यहाँ ये देखिए कुछ नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं। ये आपका बोमेंस कैप्सूल हो गया, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले को इधर घुमाने की जगह इधर घुमा दो तुम ऐसे, ठीक है, और फिर ये डीसीटी और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। एनसीईआरटी में ना ऐसे छुपी छुपी बातें, अब JGA लिख दिया बट लेकिन उसके बारे में नहीं लिखा, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए तभी आप इसको समझ पाओगे। तो अब अब यहाँ से अगर ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर अगर ये ग्लोमेरुलस है तो आप कह सकते हो ना कि यहाँ पर डीसीटी और ग्लोमेरुलस पास पास है, तो इसलिए हम इस एपरेटस को कहते हैं JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। और इनमें एक तो डीसीटी की वॉल में, ये डीसीटी की वॉल है, ठीक है, ये आर्टेरियोल की वॉल में, आर्टेरियोल की वॉल सब ट्यूब्स हैं तो वॉल तो सेल्स की बनी होंगी, और इनमें कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं दोनों में, आर्टेरियोल की वॉल में और किसमें? डीसीटी की वॉल में। उन स्पेशल सेल्स के थ्रू ही ये रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। ओके, उन सेल्स के नाम नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, इनमें एक JG सेल्स होती हैं, मैक्यूला डेंसा होता है, बट इतना मत पढ़ो, अननेसेसरी है, नहीं पूछते आजकल। क्लियर? आप तो बस याद रख सको ना, तो JG सेल्स का नाम याद रख लो, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं, और ये सेल्स ही रेनिन सिक्रीट करती हैं। रेनिन और कहीं भी पढ़ते हो क्या तुम? ह्यूमन फिजियोलॉजी में याद करो, गैस्ट्रिक जूस में भी रेनिन होता है, स्टमक भी रेनिन सिक्रीट करता है, बट उस रेनिन की स्पेलिंग ध्यान रखना बच्चों, वो रेनिन है RENNIN, ये रेनिन है RENIN। कैसे याद करोगे? मैं तो ऐसे याद कराती हूँ बच्चों को कि ये इसमें 2 N आ रहे हैं, मतलब इसकी लंबी स्पेलिंग है ना, तो एलिमेंट्री कैनाल वाला रेनिन लंबा रेनिन है, तो गैस्ट्रिक जूस में RENN, और किडनी छोटी है एलिमेंट्री कैनाल के कंपैरिजन में, तो किडनी का रेनिन छोटा रेनिन है। बाकी तुम कोई भी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। तो वहां पर रेनिन एंजाइम है, यहाँ पर रेनिन हार्मोन है। क्लियर? ये भी एक फर्क है। तो जैसे ही JG सेल्स एक्टिव होती हैं, ये ब्लड में रेनिन को भेज देती हैं। अब रेनिन पता है क्या करता है? हमारे ब्लड में पहले से
हमारे ब्लड में पहले से एक केमिकल होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। यहाँ पर लिखा हुआ ना चाहिए था, ये रहा एंजियोटेंसिनोजन। आपको पता है ये एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में आया कहाँ से? लिवर ने उसको बना के भेज रखा था पहले ही कि जब भी जरूरत पड़े इनएक्टिव फॉर्म में इसको पड़े रहने दो, ठीक है। ओजन आ रहा है ना लास्ट में, सफिक्स आ रहा है, तो एंजियोटेंसिनोजन हमारे ब्लड में पड़ा हुआ है, लिवर उसको बना बना के भेजता रहता है। जब भी कभी जेजी सेल्स एक्टिव होती हैं रेनिन को भेजती हैं, और रेनिन क्या करता है, इस एंजियोटेंसिनोजन में से ओजन को हटा देता है, यानी इसको एक्टिव फॉर्म में बदल देता है एंजियोटेंसिन। बट अभी इसकी एक जो एक फॉर्म है उसको फर्स्ट, मतलब एंजियोटेंसिन की दो फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट और सेकंड, उसमें से जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है वो सेकंड है। तो अभी ये पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुआ, पार्शियली एक्टिवेट हुआ है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन गया। जैसे ही एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है वैसे ही एक दूसरा एंजाइम जो पता है कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। वो सोचो आप, मैंने कहा था ना रासलीला में सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं अलग अलग, तो लंग्स में से एक एंजाइम बन के आया हुआ है ब्लड में, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। वो एंजाइम इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में बदलता है, और जैसे एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लड में बन गया, समझ गए ना तुम कैसे बना? एंजियोटेंसिनोजन पहले से ब्लड में था, जैसे रेनिन आया उसने उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदला। फर्स्ट अगर है तो एस यानी ACE उसको सेकंड में बदलेगा, और ये एंजियोटेंसिन सेकंड मेन काम करेगा। क्या करेगा ये एंजियोटेंसिन सेकंड? सोचो, अब एक और ग्लैंड इन्वॉल्व है यहाँ पर, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के जस्ट ऊपर होती है। उस एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके किसको सिक्रीट करवाता है? एल्डोस्टेरॉन को। तो इसका नाम रास क्यों है? देखो कौन कौन इन्वॉल्व है, रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन। एस का मतलब सिस्टम, तीन चीजें इन्वॉल्व है, रेनिन, एंजियोटेंसिन में सब आ गए, ओजन फर्स्ट और सेकंड, और एल्डोस्टेरॉन। बहुत आसान है, सीक्वेंस याद रखना। अब ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये क्या करता है? ये सेम ADH की तरह काम करता है, ये भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, लेकिन वाटर के साथ साथ, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एल्डोस्टेरॉन एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। जो बच्चे वो पढ़ चुके हैं आपका एंडोक्राइन सिस्टम, उन्हें तो पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई नहीं, आप बाद में पढ़ोगे। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है ये, तो ये मिनरल्स पे एक्ट करता है, मिनरल से रिलेटेड वर्क है इसका। तो एल्डोस्टेरॉन ये देखो सोडियम एंड वाटर दोनों का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। कहाँ से? वही जहां से ADH करवा रहा था, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, इसके रिसेप्टर्स हैं दोनों जगह, ठीक है। तो अगर सोडियम एंड वाटर का लगातार रीएब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा? आपका जो मतलब जो यूरिन बन रहा है, नेफ्रॉन में से ले रहा है ना, ये सोडियम को भी निकाल रहा है और वाटर को भी निकाल रहा है। एक्चुअली आपको पता है ये रास सिस्टम कब स्टिमुलेट हुआ था? कभी भी अगर हमारे ब्लड वॉल्यूम में कमी आ जाती है, ब्लड वॉल्यूम भाई नॉर्मली 5 लीटर ब्लड तो होना ही चाहिए, अगर वो ब्लड वॉल्यूम लगता है बॉडी को कि यार कम जा रहा है, तो ये सिस्टम स्टिमुलेट होता है। और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए अगर सोडियम एंड वाटर लगातार ब्लड में आएंगे तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो एक तो एल्डोस्टेरॉन के थ्रू काम किया इसने, और दूसरा ये खुद भी एक काम करता है बच्चों, इट इज अ पावरफुल वाजो कॉन्स्ट्रिक्टर। ध्यान रखना, नीट में कई बार पूछा गया है, इट इज अ पावरफुल वासो कॉन्स्ट्रिक्टर। वासो कॉन्स्ट्रिक्टर समझते हो? वासो ब्लड वेसल्स के लिए आता है, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब तो आपको पता ही है। तो जैसे ही ब्लड वेसल्स में एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है, ये ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है एक तो ये, और दूसरा एल्डोस्टेरॉन के थ्रू ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, ठीक है, जिससे जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स हुई हैं, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाता है। ये रास सिस्टम का काम है। तो समझ में आई रासलीला कैसे हुई, आपको कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हुई इसमें। अब लेकिन आप सोचो, रास सिस्टम जब एक बार एक्टिव हो जाता है ना, और ये सब चल रहा है, रेनिन आ रहा है और ये पूरा बार बार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन हार्ट से है क्या हमारे? अगर ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ेगा और ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो हार्ट पे भी तो वर्कलोड आएगा, हार्ट को भी तो अब ज्यादा काम करना पड़ेगा। एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हार्ट को और ज्यादा प्रेशर लगा के ब्लड को पंप करना पड़ेगा, प्लस ब्लड वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। भाई हार्ट कहेगा अब एक लिमिट है, अब बस बंद करो। तो इस रासलीला को रोकना जरूरी है। तो उसके लिए खुद हार्ट, थर्ड जो मैं आपको कह रही थी ना, थर्ड सिस्टम है ANF, ये हार्ट ने कैसे सिक्रीट किया? जब हार्ट को लगता है कि ब्लड वॉल्यूम अब काफी सही हो चुका है, बल्कि जरूरत से ज्यादा ही हो रहा है, तो हार्ट का जो एट्रियम है, हार्ट में एट्रियम ही तो रिसीव करता है ब्लड को, एट्रियल वॉल से सिक्रीट होता है ANF, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। इसका नाम क्या है? पढ़ लेना आप NCERT में, एट्रियल, क्योंकि एट्रियल से सिक्रीट हो रहा है,
नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, कुछ बुक्स में इसको ANP भी लिखते हैं, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, क्योंकि ये एक हार्मोन है, मतलब पेप्टाइड प्रोटीन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे ही ANF हार्ट से आना शुरू होता है ब्लड में, तो वो रास को रोक देता है, इट चेक रास। ये एक नेगेटिव स्टिमुलेशन होता है, रेनिन आना बंद हो जाता है और ये पूरा का पूरा सिस्टम रुक जाता है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो चुका है, ठीक है। प्लस ये वाजोडाइलेटर भी है बच्चों, ANF इज अ वाजोडाइलेटर, क्योंकि एंजियोटेंसिन सेकंड ने क्या कर रखा है, वाजो कंस्ट्रिक्शन कर रखा है, तो ये वापस से वाजोडाइलेट कर देता है, ब्लड वेसल्स नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है। देखो कितना वंडरफुल तरीके से नेचर हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, सब तरह के सिग्नल्स बना रखे हैं कि कब कहाँ किस एक्टिविटी को कैसे रोकना है, बस डिपेंड करता है कि हम कितना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं। जितना हेल्दी हम लाइफस्टाइल रखेंगे उतने हमारे ऑर्गन सही से काम करेंगे, जरूरत ही नहीं है किसी और चीज़ की, अगर हमारी बॉडी प्रॉपरली हेल्दी वे में काम करती रहे तो, ओके। बट अब थोड़ा आर्टिफिशियल वर्ल्ड हो गया, लाइफस्टाइल भी आर्टिफिशियल हो गई है, तो हम लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते ना, तो इसलिए हमारे सिस्टम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। वेल, तो समझ में आया ये आप लोगों को कैसे हैं तीनों सिस्टम्स अच्छी तरह से, ठीक है। अब आप इसको NCERT से पढ़ना, देखो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच इज करेक्ट, ADH प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन। ADH का कहीं भी रास से कोई रिलेशन है क्या, नहीं, तो ये इनकरेक्ट हुआ। एल्डोस्टेरॉन फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन, अभी बताया मैंने आपको, एल्डोस्टेरॉन सोडियम रीएब्जॉर्प्शन भी कराता है और वाटर रीएब्जॉर्प्शन भी कराता है, बिल्कुल ठीक है। ANF एनहांस सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, हाँ ANF का तुम्हें एक वर्क और बता दूं मैं, ANF रासलीला को रोक रहा है, चेक मतलब रास को चेक कर रहा है, चेक का मतलब यहाँ पे वो चेक करना नहीं है, चेक का मतलब रोकना, उसके लिए भी तो चेक आता है। देन दूसरा फंक्शन इट इज अ वाजोडाइलेटर, और थर्ड फंक्शन इसके नाम में छुपा है बच्चों, ये NCERT में नहीं लिख रखा थर्ड फंक्शन, बट यू मस्ट रिमेंबर नेट्री वर्ड आता है सोडियम आयंस के लिए, ठीक है, और यूरेटिक मतलब यूरिन में, तो ये सोडियम आयंस को यूरिन में एक्सक्रीट करवाता है, एक्सक्रीट सोडियम इन यूरिन, जस्ट उल्टा काम करना है ना इसको। रास क्या कर रहा था, सोडियम आयंस को रीअब्सॉर्ब कर रहा था, अब ज्यादा हो गए हैं जरूरत से, तो ANF उन सोडियम आयंस को वापस यूरिन में भेजने लगता है जिससे वो एक्सक्रीट हो जाए, फिल्ट्रेट में भेजने लगता है, ठीक है, नेट्रीयूरेटिक, इसीलिए इसका नाम नेट्रीयूरेटिक है। तो ये बोल रहा है ANF सोडियम रीअब्सॉर्प्शन को एनहांस करेगा, नहीं। रेनिन, कौन सा रेनिन है, किडनी वाला छोटा रेनिन, कॉजेज वाजोडाइलेशन, रेनिन वाजोडाइलेशन करता है क्या, नहीं, ANF करता है वाजोडाइलेशन, रेनिन तो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर रहा है, तो और वो आगे जाकर वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, तो इनडायरेक्टली ये वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन में मदद कर रहा है, बाकी खुद ये ना वाजो कॉन्स्ट्रिक्टर है ना डायलेटर, ठीक। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था ऑप्शन बी। डन, एक पूरा टॉपिक कवर कर लिया हमने इस क्वेश्चन में, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लंग्स भी एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे, लंग्स से क्या एक्सक्रीट होता है, जल्दीबाजी में ऐसा नहीं फर्स्ट ऑप्शन देख के इसी को टिक कर दो, सारे ऑप्शन देखने हैं, ये देखो CO2 एंड वाटर, मैंने कहा ना वाटर को भी एक्सेस में जो वाटर है उसको रिमूव करना है, वाटर भी एक तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो वाटर यूरिन की फॉर्म में तो किडनी से तो एक्सक्रीट हो ही रहा है, और लंग्स में आप कभी भी मिरर पे ऐसे करके देखोगे, एक्सेल करोगे तो मिरर पे वेपर्स नहीं आ जाती हैं, क्योंकि आपके ब्रीथ में क्या है, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो लंग्स लिखा है NCERT में, लंग्स CO2 एंड वाटर दोनों को एक्सक्रीट करेगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए pH ऑफ ह्यूमन यूरिन पूछिए, सीधा सीधा NCERT में दिया, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ तुम्हें NCERT से यूरिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं। एक तो पर डे हमारी किडनी लगभग 1 लीटर यूरिन बनाती है, ठीक है, आपको ध्यान होगा जो मैकेनिज्म है यूरिन फॉर्मेशन का, वहां पर दे रखा है कि लगभग 180 लीटर, अगर हम देखें ना वो फिल्ट्रेट कितना बनता है, तो 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, तो 180 लीटर सोचो कितना हो गया, कितनी बकेट्स हो गया, इतना यूरिन थोड़ी ना रिलीज होगा, उस फिल्ट्रेट में से एक्सक्रीट कितना कर रहे हैं हम, सिर्फ 1 लीटर, तो यानी 99% उस फिल्ट्रेट में से चीजें रीएब्सॉर्ब हो जाती हैं। पूरे दिन आपके नेफ्रॉन्स इतनी मदद करते हैं आपकी बॉडी से वाटर और आयंस को बचाने के लिए, उनका लॉस नहीं हो जाए अननेसेसरी। पर आप कहोगे मैम फिर 180 लीटर बनाने की क्या जरूरत थी, वो जरूरी है बच्चों, वो ब्लड के प्लाज्मा में इतना सा यूरिया है कि अगर प्लाज्मा ज्यादा अमाउंट में फिल्टर होके नीचे नहीं आया ना, तो वो इतना सा यूरिया नीचे जाएगा ही नहीं, वो जो थोड़ा सा यूरिया प्लाज्मा में है उसको भेजने के लिए उसको थोड़ा सा
बुद्धू बनाना पड़ता है, उसके साथ गेम खेलना पड़ता है कि पहले प्लाज्मा अपने सारे कंपोनेंट्स और यूरिया को लेकर नीचे आ जाता है नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट की फॉर्म में, फिर नेफ्रॉन में से यूजफुल चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और यूरिया जो है उसको यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतना ही यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं पर डे। और इसमें भी अगर आपसे पूछ लें यूरिया कितना है, तो इस 1 लीटर या 1.5 लीटर यूरिन में 25 से 30 ग्राम 25 to 30 ग्राम यूरिया पर डे एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया इज अ सॉल्यूट, तो उसको ग्राम में देखोगे बट ऑब्वियस। ओके, देन दूसरी बात, यूरिन का कलर तो सबको ही पता है, लाइट येलो, स्लाइटली एसिडिक, ये रहा pH 6.0। ठीक, ये आपको पता है ना। यूरिन का कलर लाइट येलो किसकी वजह से है? यूरिन में कुछ यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट्स होते हैं बच्चों, उनकी वजह से यूरिन लाइट येलो कलर का होता है। एंड यूरिन में एक कैरेक्टरिस्टिक जो स्मेल होती है ना, ये रखा कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, इसका रीजन लिख लेना आप, इट इज ड्यू टू अमोनिया। थोड़ा सा डायरेक्टली अमोनिया भी एक्सक्रीट होता है हमारे किडनी में। जो नेफ्रॉन के वॉल है ना, उसमें जो सेल्स हैं उनमें जो अमोनिया बन रही है, ऐसा नहीं कि उस अमोनिया को पहले वापस लिवर तक पहुंचाएंगे फिर वो उसे यूरिया में बदलेगा फिर लाएगा, नहीं, उस अमोनिया को डायरेक्टली ही एक्सक्रीट कर देते हैं। देखो जो आपके मैकेनिज्म वाले डायग्राम है उनमें हर जगह अमोनिया का सिक्रीशन दिखाया है ना, ये रहा, यहाँ पर भी बना सकते हो आप। तो अमोनिया को डायरेक्टली जो फिल्ट्रेट में डाल रही हैं ये ट्यूब्यूलर सेल्स, वो इसकी वजह से हमारे यूरिन में अमोनिया होती है और यूरिन का जो ऑर्डर है वो इसी अमोनिया की वजह से है। क्लियर? एंड उसके अलावा यस, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यूरिन का आपको पता है कई सारे डिजीज के डायग्नोसिस में यूरिन टेस्ट करते हैं, तो उसमें 2 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हैं, एक तो ग्लाइकोस यूरिया और एक कीटोन यूरिया। दोनों ही डायबिटीज मेलाइटस का इंडिकेशन है, जो शुगर की प्रॉब्लम है। एक डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है, शायद तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, बट मैं तुम्हें बता देती हूँ। डायबिटीज इंसिपिडस जो है ना, वैसे ये हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो ये लास्ट चैप्टर में होना चाहिए बट दे नहीं रखा। डायबिटीज इंसिपिडस होता है डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच से। अगर एडीएच हार्मोन किसी में कम हो तो जो कंडीशन होगी उसे कहेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। और आपको पता है डायबिटीज मेलाइटस का मतलब तो इंक्रीज्ड ग्लूकोज इन ब्लड। अगर आपकी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, जिसका रीजन मेनली इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, तो फिर क्या हो जाएगा? डायबिटीज मेलाइटस। दोनों में कुछ सिम्टम्स कॉमन है, इसलिए दोनों के नाम में डायबिटीज आता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी वरना इसी पे क्लास हो जाएगी पूरी, तो बहुत डिटेल वाला डिसऑर्डर है। ओके, तो ग्लाइकोस यूरिया एंड कीटोन यूरिया, अगर पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज से थोड़ी लेटर स्टेज में आती है, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो पर्सन डायबिटिक है। क्योंकि कभी भी नॉर्मल कंडीशंस में हमारे यूरिन में 1% ग्लूकोज भी नहीं होता। ग्लूकोज को तो पूरा रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं पहले ही, क्योंकि ग्लूकोज तो हमारा एनर्जी सबस्ट्रेट है। ओके, बट अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तो इट इज द इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पर पीएच क्या करोगे? 6.5 नहीं 6। देखो ऐसे मिलते जुलते से ऑप्शन दे देते हैं बच्चों, वैसे तो रेंज होता है बट यहाँ पर ठीक है एनसीईआरटी में क्लियरली 6 दिया है, तो फिर आपको 6 ही याद रखना है। चलिए, नाउ डिफरेंट, अच्छा, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को उनके एनिमल से मैच कराना है। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया होता है ये वाला ह्यूमन फिजियो में, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखते हैं भाई। प्रोटोनेफ्रिडिया, याद है ना, प्रोटो मतलब सबसे पहले, फ्लेम सेल्स जिनको कहते हो, याद आ गया होगा, यस। फ्लैटवॉर्म्स प्लेटीहेल्मिन्थीज में होते हैं। इनका तीसरा नाम पता है? प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स, और एक नाम है सोलेनोसाइट्स। ये नाम भी ध्यान रखना, सोलेनोसाइट्स, ये भी आ जाता है कई बार। ठीक है, नेफ्रीडिया इनमें से किस में होते हैं? नेफ्रीडिया होते हैं अर्थवॉर्म में, ये रहा। ठीक है, इसको मैच कर दो तुम इससे, ए को मैच कर दो 4th से। मिल गया क्या हमें? वैसे आंसर तो हमें यहीं पे मिल गया। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल अभी भी बताई थी, इंसेक्ट्स में, कॉकरोच में, और ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड प्रॉन्स में। देखो एक बात ध्यान रखना, प्रॉन और कॉकरोच दोनों आर्थ्रोपोडा में आते हैं, लेकिन आर्थ्रोपोडा में दोनों की क्लास अलग अलग है ना। कॉकरोच इंसेक्टा में आता है, प्रॉन क्रस्टेशियंस में आता है, पानी में रहने वाले। क्रस्टेशियंस वही है ना, पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड। तो जो क्रस्टेशियंस हैं उनके पास ग्रीन ग्लैंड होती हैं, जो एंटीनीज के पास होती है, इसलिए इनको एंटीनल ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, और इंसेक्ट्स में होती है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। और आर्थ्रोपोडा में एक कैटेगरी और होती है ना, एरेक्निड्स, स्पाइडर वगैरह, उनमें एक्सक्रीशन के लिए कॉक्सल ग्लैंड्स होती हैं। ये 3 तो तुम्हें याद रखने ही रखने हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर्थ्रोपोडा के। इंसेक्ट्स में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड,
और एरेक्निड्स जिसमें कि स्पाइडर, स्कॉर्पियन वगैरह आते हैं, बिच्छू वगैरह, उनमें कॉक्सल ग्लैंड्स। कॉक्सा लेग्स का एक सेगमेंट होता है, वहां पे ये ग्लैंड होती है, इसलिए कॉक्सल ग्लैंड। ठीक है, शॉर्ट पे तो मैं तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ, बाकी जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो आराम आराम से चीज़ों को डिस्कस करके पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, विच स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर देख लिया कि हमने, ये रहा ऑप्शन ए। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों आपको। देखो भाई, अच्छा चलो यहाँ पे आ गए हम। चलो तो पहले मैं तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, कैसे एग्जाम्पल्स याद करोगे। ये भी बड़ा दिक्कत करता है बच्चों को कि मैम ये जो 3 कैटेगरीज हैं, अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक और हम में सबसे एडवांस है इसलिए मैं लास्ट में लिख रही हूँ यूरियोटैलिक, या चाहो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, टॉक्सिसिटी के ऑर्डर से याद कर लो, अमोनोटैलिक देन यूरियोटैलिक और जो लीस्ट टॉक्सिक है यूरिकोटैलिक। देखो दोनों की स्पेलिंग में कितना सा अंतर है, यूरियो और यूरिको। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स कैसे लर्न करें, तो बहुत आसान है। वर्टिब्रेट्स में परम आता है, ये मैं आपको कई बार बताती हूँ। परम, वर्टिब्रेट्स में परम का मतलब पाइसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स। ठीक है, इन्हीं की सीक्वेंस से याद करते हैं। देखो अमोनोटैलिक के लिए मैंने तुम्हें कहा अमोनोटैलिक वही होंगे जो पानी में रहते हैं, बट ये मत समझना कि पानी में रहने वाले सारे अमोनोटैलिक होते हैं। अमोनोटैलिक जितने भी एनिमल्स हैं वो एक्वेटिक ही होंगे, कोई भी टेरेस्ट्रियल एनिमल अमोनोटैलिक नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी एनिमल्स पानी में रहते हैं वो सब अमोनोटैलिक हो। दोनों बातों में फर्क समझ गए। तो अमोनोटैलिक में वर्टिब्रेट्स में पहले तो पाइसीज, फिशेस, बच्चे क्या करते हैं सारी फिशेस को अमोनोटैलिक में डाल देते हैं, नहीं, हमेशा ध्यान रखना अमोनोटैलिक में बोनी फिशेस आती हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्टिलेजिनस फिशेस है ना बच्चों, वो मरीन होती हैं, और मरीन वाटर में जो रहती हैं फिशेस, अगर नेचर उन्हें अमोनोटैलिक बनाती, अगर वो सीधा अमोनिया एक्सक्रीट करते, तो जो उनको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ना, मरीन वाटर इज हाईली हाइपरटोनिक यू नो, उसे डील करने के लिए उन्हें बॉडी में भी कोई ना कोई सल्यूट बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे किया नेचर ने, उनको यूरियोटैलिक बना दिया। तो कार्टिलेजिनस फिशेस को आपको यूरियोटैलिक में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये मरीन है, सीधी सी बात है। इसकी जगह ऑप्शंस में मरीन फिशेस भी लिखा हुआ आ सकता है। क्लियर? ये तो हो गया परम में, फिशेस का बंटवारा कर दिया हमने। अब एम्फीबियंस पे आ जाओ। एम्फीबियंस में जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस, वो अमोनोटैलिक है, और जो लैंड पे रहते हैं वो यूरियोटैलिक है। मुझे याद है एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कि मैम एम्फीबियन में ऐसे क्यों लिखा हमने, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एम्फीबियन तो मतलब जो लैंड पे भी रहे और पानी में भी रहे। यहाँ पर इस एनसीईआरटी में टर्म इसलिए यूज़ की है क्योंकि यहाँ पर स्टेज की बात हो रही है। जैसे एक्वेटिक एम्फीबियंस का मतलब हो गया टेडपोल, वही जो लार्वा है फ्रॉग का, वो तो पानी में ही रहता है ना। तो एक्वेटिक एम्फीबियन का मतलब उसकी एक्वेटिक स्टेज से है, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन का मतलब वो स्टेज जो लैंड पे रह रही है, जैसे एडल्ट फ्रॉग हो गया या जो भी दूसरे एम्फीबियंस हैं। ठीक है, इसलिए एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल वर्ड आया। एम्फीबियंस को भी 2 में बांट दिया। अब ये दोनों हो गए। अब रेप्टाइल्स और एव्स, इनको यहाँ कहीं नहीं रखना, सीधा यूरिकोटैलिक। ये तो तुम रट लेना कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स यूरिकोटैलिक होते हैं हमेशा। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दोनों एग लेंगे, वो भी पेरस हैं विदाउट एक्सेप्शन। रेप्टाइल्स में चलो कुछ एक्सेप्शन है, तो इन दोनों में ही यूरिकोटैलिज्म देखने को मिलता है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनाते हैं ये। ठीक है, क्लियर? देन बचे मैमल्स। मैमल्स यानी हमारा तो तुम्हें पता ही है कौन है हम, यूरियोटैलिक। तो इसमें कुछ रटने जैसी बात ही नहीं है, यहाँ पे रख दो मैमल्स को। ठीक है, तो लॉजिकली भी जैसे भी तुम एग्जाम्पल्स ध्यान रखना चाहो रख लेना। ये तो वर्टिब्रेट्स के लिए बता दिया मैंने तुमको। इनवर्टिब्रेट्स जो हैं, इनवर्टिब्रेट्स में जो फाइलम आते हैं उनमें सबका नहीं पूछते कॉमनली, क्योंकि जो बहुत लोअर फाइला हैं, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा वगैरह, वो तो सीधा अमोनिया बनाकर ही डिफ्यूज कर रहे हैं बॉडी से, तो वो तो बट ऑब्वियस अमोनोटैलिक है। मेनली इनवर्टिब्रेट्स में आर्थ्रोपोडा और मॉलस्का ग्रुप के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि उन दोनों में आपको पता है पानी में रहने वाले भी हैं और लैंड पे रहने वाले भी हैं। तो अमोनोटैलिक में तो तुम्हें रखना है एक्वेटिक इंसेक्ट्स को। जितने भी इंसेक्ट्स एक्वेटिक फॉर्म में हैं वो अमोनोटैलिक हैं। ठीक है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा कह दो, एक्वेटिक इंसेक्ट्स कह दो। और बाकी के जो इंसेक्ट्स हैं ना, उन्हें कहाँ रखोगे? अगर आपने ऐसे याद कर रखा है, कॉकरोच जब आप बार बार पढ़ते हो तो कॉकरोच में यूरिकोटैलिक आता है, या इंसेक्ट्स जब भी आते हैं यूरिकोटैलिक में आते हैं। तो इंसेक्ट्स को यहाँ मत रखना, ये तो हो गया बस, ये वर्टिब्रेट्स के लिए ही है यूरियोटैलिज्म, ये इनवर्टिब्रेट्स में है ही नहीं। तो इनवर्टिब्रेट्स के लिए ये दोनों फॉर्म्स हैं। अगर एक्वेटिक है तो यहाँ पर, अगर लैंड इंसेक्ट्स हैं या आपकी बुक में लिखा है लैंड स्नेल्स हैं, तो वो सब
यहाँ आएंगे, यूरिकोटैलिक। जो मैंने आपको कहा था ना पैलेट्स की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, तो लैंड इंसेक्ट्स और लैंड स्नेल्स यूरिकोटैलिक में आएंगे, कॉकरोचेस यूरिकोटैलिक, बहुत बार नीट में आया है। तो ये बात, ये तीनों तो तुम रट लेना बच्चों अच्छे से, लॉजिकली भी ध्यान रखना और रट भी लेना इसको, ठीक है। इस तरह से आपको इनके एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। तो यहाँ आपको बताना है इनकरेक्ट, बताओ भाई, अब तो आप बता दोगे आई थिंक। बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटैलिक, अभी ये भी बताया था। मैमल्स एंड फ्रॉग्स आर यूरियोटैलिक एनिमल्स, बोल सकती हूँ ना मैं फ्रॉग्स को यूरियोटैलिक, अभी तो बताया आपको, ये रहे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अ मोनोटैलिक एनिमल, बिल्कुल सब एनसीईआरटी से उठाया है सीधा सीधा। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोटैलिक, ध्यान से पढ़ लेना, यूरियो और यूरिको को नीट में सिली मिस्टेक में मत गड़बड़ करके आ जाना, ठीक है। तो यूरियोटैलिक लिखा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ये यूरिकोटैलिक हैं, ऐसी गलतियां ब्रेन करता है नॉर्मल एग्जाम में। हम मतलब एंजाइटी भी तो होती है हमें, थोड़ा डर भी तो होता है, हर किसी को ही होता है बच्चों, फियर तो हम भी अगर एग्जाम देंगे तो थोड़ा सा तो मेंटली स्ट्रेस होता ही है। तो वहां पर हमने कितना खुद को कंट्रोल करके ऑप्शंस पढ़ रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, ओके। वो तभी आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। कभी कभी ना खुद को ऐसे चैलेंज दिया करो, टारगेट दिया करो कि चलो आज 1 घंटे में एग्जाम वाला फील सोच के क्वेश्चन करके देखते हैं कि कितने सही कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच पेयर इज रॉन्ग, रॉन्ग पेयर बताना है बच्चों आपको, वही सेम अभी जो क्वेश्चन पढ़ा हमने। यूरिकोटैलिक में बर्ड्स को रख दूं, ठीक है। यूरियोटैलिक, यूरियो जो हमारे में है उसमें कोई भी इनवर्टिब्रेट आता है क्या, नहीं। अमोनोटैलिक टेडपोल, बिल्कुल ठीक है। यूरियोटैलिक में एलिफेंट, मैमल, यस। तो इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन बी, सिंपल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। यहां पर आपको थोड़ा सा किडनी के स्ट्रक्चर का आइडिया दे देती हूं मैं। ये देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, किडनी को जो पेरिफेरल पार्ट है वो कॉर्टेक्स, और ये जो आपको पिरामिड्स दिख रहे हैं ये मेड्यूला कहलाता है। इसमें से कोनिकल होते हैं ना, इसलिए इनको पिरामिड्स कहते हैं। ये आपको किडनी का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन दिखाया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 इधर 6 to 7 समझ के मैं समझना 6 to 7 है। ये मेडुलरी पिरामिड ऐसे पूरी किडनी में है ना, तो आप पूरे में देखेंगे तो इनका नंबर होता है 10 to 12, ठीक है। देन जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा मेड्यूला के बीच बीच में एक्सटेंडेड रहता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको कहते हैं बच्चों रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, पूरा नाम लिख लेना, बर्टिनी साइंटिस्ट का नाम है, रीनल कॉलम्स या रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, ओके। एंड उसके बाद ये जो मेड्यूला है, मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं, इनमें जो आपको लाइंस दिख रही है ना, ये हर लाइन एक नेफ्रॉन को इंडिकेट कर रही है, ठीक। तो नेफ्रॉन आप ध्यान से देखो, क्या पूरा का पूरा नेफ्रॉन मेड्यूला में है, नहीं। नेफ्रॉन का कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में है और कुछ पार्ट मेड्यूला में है। कौन सा पार्ट, इस पे भी क्वेश्चन आता है, इस डायग्राम को देख लो। अगर हम एक सिंगल नेफ्रॉन को ड्रॉ करें तो ये उन्होंने बीच में लाइन खींच रखी है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला को सेपरेट कर रखा है। इसका मतलब नेफ्रॉन का बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी, जो घुमावदार पार्ट है ना पूरा, वो तो कहाँ है, हाईली कॉइल्ड पार्ट जो है कॉर्टेक्स में, और जो यू शेप का लूप ऑफ हेनले है वो मेड्यूला में होता है। कलेक्टिंग डक्ट दोनों में है, कॉर्टेक्स में भी, और मेजर पार्ट उसका मेड्यूला में है, ठीक है। तो मेनली कॉर्टेक्स में क्या क्या आया, पीसीटी, डीसीटी एंड शुरुआत में बोमन्स कैप्सूल या मेल्फिजियन बॉडी कह दो, कुछ भी, क्लियर। और लूप ऑफ हेनले है मेड्यूला में, सिंपल। और जब यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन आके इकट्ठा हो जाता है तो फिर यूरिन कैसे आगे बढ़ता है, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं ना पिरामिड्स के नीचे, इनको कैलिक्स कहते हैं, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। फिर कैलिक्स के बाद यूरिन जाता है इस ब्रॉड फनल लाइक पार्ट में जिसको कहते हैं पेल्विस, और पेल्विस से आ जाता है यूरेटर्स में, ठीक है, क्लियर। ये यूरिन का पाथवे हो गया, डन। और ये वाला जो डायग्राम है इसमें आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म भी बता रखा है, जो मैंने आपको वहां पर पॉज कर दिया था ना कि भाई तुम्हें एक स्टेप तो समझ में आ ही गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कहाँ पढ़ा था हमने, ये रहा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया था। अब ये जो फिल्ट्रेट बना, ये फिल्ट्रेट जब इस पूरे नेफ्रॉन से गुजरेगा तो क्या क्या होगा, तो 2 स्टेप्स होंगे बच्चों, देखना एक चीज समझना, ये इसको कहते हैं एफेरेंट आर्टेरियोल, ए फॉर आना, ये ब्लड को लेकर आ रही है ना ग्लोमेरुलस की तरफ, और इसे कहते हैं इफेरेंट आर्टेरियोल, ई फॉर एग्जिट, ये लेकर जा रहा है वापस, कहाँ लेकर जा रहा है, अब इसे खत्म थोड़ी ना कर दोगे, यहाँ पर दोबारा से नीचे एक कैपिलरीज का नेटवर्क बनता है, ठीक है। मैं पूरा प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, जस्ट हल्का सा समझाने के लिए बता रही हूँ तुम्हें।
और ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है ये पूरा हर नेफ्रॉन को चारों तरफ से घेरे रखता है, ऐसे पूरा यहाँ तक सब जगह होता है, ठीक है। तो अब फिल्ट्रेट का जो भी एक्सचेंज होगा वो कैसे होगा देखना, ऐसे फिल्ट्रेट में से कुछ चीजें जाएंगी इस क्या कहते हैं इस नेटवर्क को, इसे कहते हैं पीटीसी, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पीसीटी नहीं, वो तो ये है, दिस इज पीटीसी, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज, ठीक है। तो जो भी चीजें फिल्ट्रेट में, जैसे प्लाज्मा में वाटर है, ग्लूकोज है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, आयंस हैं, उनको तो रीएब्जॉर्ब करेंगे। और जब ब्लड यहाँ से गुजर रहा होगा ना, तो ब्लड में प्रेजेंट कुछ चीजें, जैसे मान लो थोड़ा बहुत यूरिया यहाँ पे रह गया, उस यूरिया को वापस इस ट्यूब्यूल में भी डाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये जनरली यहाँ पर ज्यादा होता है, लाइक दिस, ऐसे दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। कैसा रीएब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और वापस ट्यूब्यूल में कुछ चीजें ब्लड वेसल्स डाल भी रही हैं, इवन नॉट ओनली। अच्छा, इसमें एक चीज बताओ तो मुझे, तुम्हें ये बात कभी तुमने नोटिस की है क्या, अगर ये नेफ्रॉन है, मान लो ये नेफ्रॉन का पार्ट बनाया मैंने, तो यहाँ पे सेल्स होंगी कि नहीं, पहले तो ये बताओ मुझे। क्यूबॉइडल एपिथेलियम यू नो, होंगी ना। और ये ब्लड कैपिलरी है, ये वाली, ये रही ब्लड कैपिलरी, तो ब्लड कैपिलरी में भी एंडोथीलियम होगी, सेल्स होंगी। इसके अंदर तो ब्लड है, इसके अंदर फिल्ट्रेट है, और दोनों चाहे कितना भी पास पास हो, फिर भी थोड़ी सी जगह तो इनके बीच में होगी। वहां पर हमेशा एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड को कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। पूरे किडनी में जितने भी नेफ्रॉन हैं, कैपिलरीज का नेटवर्क है, उनके बीच बीच में जहां भी खाली जगह है, हर जगह पर एक फ्लूइड भरा रहता है, जैसे टिश्यू फ्लूइड होता है, बस ये वही टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया। यहाँ कौन है, इसके अंदर फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट हो गया जो छनकर आया है। और इसके अंदर कौन है, बट ऑब्वियस कैपिलरी है तो इसके अंदर तो ब्लड ही होगा, ठीक है। ये है एक कैपिलरी ब्लड वेसल। ये ट्यूब्यूलर सेल्स यहां पर आई कि नहीं, ये बात कह रही थी मैं तुम्हें, तुमने नोट किया है ना ये बात, ट्यूब्यूलर सेल्स भी तो होंगी। तो कोई भी चीज अगर यहां से यहां जाए, चाहे यहां से यहां आए, ट्यूब्यूलर सेल से होती हुई जाएंगी ना। अगर हम कह रहे हैं कि रीएब्जॉर्प्शन हुआ तो किसने किया, इन ट्यूब्यूलर सेल्स ने किया, फिर वो फ्लूइड में दिया, फ्लूइड से ब्लड में आया। अगर सिक्रीशन हुआ, दूसरा वर्ड इसके लिए तो कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और इसके लिए कहते हैं सिक्रीशन, एक्सक्रीशन नहीं, सिक्रीशन। अभी ये सिक्रीशन चल रहा है, एक्सक्रीशन तो यूरिन को निकालना है बॉडी से, ठीक है। तो ये पूरे लूप ऑफ हेनले में ये बन गया आपका सेकेंड स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का, और ये बन गया थर्ड स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसका पूरा नाम है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि सेलेक्टिव चीजें रीएब्जॉर्ब होंगी, ऐसा नहीं सब कुछ रीएब्जॉर्ब कर ले, फिर फिल्टर करने का क्या मतलब हुआ। और थर्ड स्टेप है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, इसको क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर। अब बच्चे पूछते हैं मैम ये ट्यूब्यूलर वर्ड क्यों आया, क्योंकि ट्यूब्यूल में सिक्रीट कर रहे हैं ना हम, इसलिए इसको ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है, मतलब ये, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं, ये जो ट्यूब्यूल की खुद की सेल्स है ना, इनमें जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो भी ये सीधा सिक्रीट कर सकती हैं, जैसे मैंने बताया था अभी अमोनिया वगैरह, क्लियर। तो इस तरह की एक्टिविटीज चलती रहती हैं, और जब यूरिन यहाँ फिल्ट्रेट यहाँ पहुँचता है तो इट अटेन द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को यहाँ तक। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि कौन सी चीजें कहाँ रीएब्जॉर्ब हो रही हैं और कहाँ सिक्रीट हो रही हैं। तो उसके लिए एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं भी हो ना, तो बस सिंपली ये डायग्राम याद कर जाना, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें क्लियरली दिखाया है कि कौन कौन से सब्सटेंस पीसीटी से रीएब्जॉर्ब होते हैं। देखो पीसीटी में चलता है मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, इसीलिए यहाँ पर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम भी होती है ना। जो भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं 100%, 80% इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सब यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ओके, पोटेशियम, वाटर वगैरह। और बाकी का मतलब एक तरह से न्यूट्रिएंट्स 100% रीएब्जॉर्ब हो गए, इलेक्ट्रोलाइट भी 80% रीएब्जॉर्ब हो गए, तो मेनली वाटर बचा। तो अब जब फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाएगा तो पहले किसको प्रेफरेंस दें, वाटर को दें या जो भी बचे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको दें, वाटर को देना। कई बार बच्चों को याद नहीं रहता कि मैम कैसे याद करें कि लूप ऑफ हेनले में इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, इसको कहते हैं असेंडिंग लिम्ब कि और ये भी होता है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना वो ओनली वाटर के लिए ही परमिएबल है, यहाँ से सिर्फ पूरे में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन चलेगा, और जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें सिर्फ NaCl का ही रीएब्जॉर्प्शन चलेगा। तो ये कैसे याद रखें कि कहाँ किसका हो रहा है। तो सीधी सी बात है, पीसीटी ने न्यूट्रिएंट्स ले लिए, इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, तो अब पहले किसको रीएब्जॉर्ब करोगे, वाटर को ही करोगे। तो डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल है, NaCl के लिए इम्परमिएबल है,
और अब क्योंकि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर लिया, लगातार वाटर निकाले जा रहे हैं, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते फिल्ट्रेट बहुत हाइपरटोनिक हो गया होगा ना, या नहीं भाई? वाटर तुम निकाले जा रहे हो किसी चीज में से, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो हाइपरटोनिक हो गया, तो अब उसमें से सॉल्ट्स निकालना जरूरी है। तो जब वापस ऊपर जाएगा ये, तो इसमें से सॉल्ट्स निकाल लेंगे, तो वापस से यहाँ पहुंचते पहुंचते हाइपोटोनिक हो जाएगा, सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। ठीक है, अब डीसीटी में दोबारा से जो पीसीटी में हुआ है लगभग वो सब चीजें रीएब्जॉर्ब करवा दो भाई, न्यूट्रिएंट तो हो ही चुके हैं, तो बाकी NaCl, वाटर, बाइकार्बोनेट्स सब। और कलेक्टिंग डक्ट में मेनली वाटर का रीएब्जॉर्प्शन चलता है, क्योंकि ये वो लास्ट जगह है जहां से वाटर को बचाया जा सकता है। इसके बाद वो कैलिक्स और पेल्विस से होता हुआ निकल जाएगा यूरिन। ठीक है, और यहाँ पहुंचते पहुंचते इट अटेन द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ। ठीक है, हाँ, कलेक्टिंग डक्ट में मैंने आपको एक चीज और कहा था कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के लिए एक चीज याद रखना, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट दोनों में ही जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो हो रहा है, और सोडियम आयंस भी तो हो रहे हैं यहाँ पर, थोड़े बहुत यहाँ भी होते हैं। ठीक है, दिखाया नहीं है इन्होंने डायग्राम में, बट यहाँ भी होते हैं। ये रीएब्जॉर्प्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन, अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, और ओनली वाटर की बात करें तो इन प्रेजेंस ऑफ ADH। तो इन दोनों ही जगह कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन चलता है। आप एनसीईआरटी में पढ़ना लिखा है कंडीशनल, कंडीशनल का मतलब कंडीशन लगा दी कि अगर ADH प्रेजेंट है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, अगर एल्डोस्टेरॉन प्रेजेंट है तो सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, सिंपल। और ये तो हो गई रीएब्जॉर्प्शन की बात। और जो सिक्रीशन होता है वो मेनली पीसीटी एंड डीसीटी में होता है, और दोनों में बिल्कुल सेम है, आप कंफ्यूज मत होना। सिर्फ यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ भी आप पोटेशियम लिख लेना। तो हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया दोनों में, पीसीटी में और डीसीटी में इनका सिक्रीशन चलता है। यहाँ पर लूप ऑफ हेनले मेनली रीएब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्लियर। बाकी कलेक्टिंग डक्ट वगैरह में सब सेम रहेगा। और यूरिया लास्ट में, थोड़ा सा यूरिया यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो रहा है बच्चों। देखा जाए तो यूरिया क्यों रीएब्जॉर्ब करना है? यूरिया तो निकलना चाहिए था। ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं यहाँ पे हम, भाई क्यों हुआ? गलत तो नहीं लिख दिया एनसीईआरटी ने? नहीं, गलत नहीं लिखा। एक्चुअली ये यूरिया यहाँ पर रीएब्जॉर्ब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हारी बुक में काउंटर करंट मैकेनिज्म भी दे रखा है। तो ये जो फ्लूइड्स होते हैं ना चारों तरफ, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि यहाँ पर चारों तरफ फ्लूइड भी होते हैं। अब हम उस डायग्राम पे नहीं जा रहे, तुम्हें ध्यान होगा ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है और उनके बीच में फ्लूइड्स भी हैं। तो आप सोचो अगर लगातार यहाँ पर ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन चलता रहेगा कलेक्टिंग डक्ट के चारों तरफ, तो जो चारों तरफ फ्लूइड है उसमें बहुत सारा वाटर हो जाएगा, और अगली बार जब यूरिन आएगा तो वाटर रीएब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑस्मोसिस ही हो रहा है ना। तो जो चारों तरफ वाटर आ गया इतना सारा, यानी हाइपोटोनिक कंडीशंस क्रिएट हो गई, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको वापस हाइपरटोनिक बनाने के लिए थोड़ा सा यूरिया इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डालना पड़ता है। थोड़ा सा भी यूरिया अगर आ गया ना तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड वापस से हाइपरटोनिक हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट राउंड में जब यूरिन फिल्ट्रेट आएगा तो वो उससे फिर वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए ये यूरिया का यहाँ थोड़ा सा रीएब्जॉर्प्शन होता है। बट ऐसा तो नहीं है हर बार थोड़ा थोड़ा यूरिया रीएब्जॉर्ब करेंगे तो फिर इस एरिया में टॉक्सिसिटी हो जाएगी। उस यूरिया को वापस भेजना भी जरूरी है, तो फिर उस यूरिया को वापस इसमें सिक्रीट कर दिया जाता है जिससे वो निकलता रहे। मतलब यूरिया को लेते भी रहते हैं और वापस डालते रहते हैं। वो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं जिससे चारों तरफ अननेसेसरी हाइपोटोनिक कंडीशंस क्रिएट ना हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो ये अब आपको बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बताओ भाई। द मेड्यूलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस कॉल्ड मेड्यूलरी पिरामिड्स। यस, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलाइसिस। यस, कैलिक्स में प्रोजेक्टेड है ये, तो ये सही स्टेटमेंट है। इनसाइड द किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड्स। कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड हो रहा था क्या? बिल्कुल, कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स एज रीनल पेल्विस। जल्दीबाजी में यहीं तक पढ़ के छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इन्होंने उसको रीनल पेल्विस कहा है, गलत हो गया ना। रीनल पेल्विस तो फनल शेप्ड पार्ट है लास्ट में, इनको कहते हैं रीनल कॉलम्स या कॉलम्स ऑफ बर्टेनी। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड रीनल कॉर्पस्कल्स। बताया था ना मैंने, कॉर्पस्कल की तरह कौन दिखते हैं? बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, तो सही है। रीनल कॉर्पस्कल, पीसीटी, डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। बिल्कुल ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको। कॉर्टिकल रीजन में कौन कौन है? पीसीटी है, डीसीटी है और ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल या रीनल कॉर्पस्कल, कुछ भी कह दो, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन बी। डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
द कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज टर्म्ड एज, यूरिया अगर ब्लड में ज्यादा हो रहा है, आपने सुन रखा होगा यूरीमिया, डायलिसिस करवाना पड़ता है फिर, है ना, तो यूरीमिया, यूरिया इन ब्लड, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एक टर्म भी आ सकती थी बच्चों, एक हीमेट्यूरिया भी होता है, हीम यानी ब्लड, यूरिया मतलब इन यूरिन, यहाँ पर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे ब्लड इन यूरिन। कई बार कुछ इन्फेक्शंस वगैरह में या कुछ कंडीशंस में यूरिन में अगर ब्लड आने लग जाए तो दैट इज कॉल्ड हीमेट्यूरिया, और अगर ब्लड में, इसका मतलब है यूरिया इन ब्लड, दोनों में फर्क है, देख रहे हो आप, यूरिया इन ब्लड, ब्लड में यूरिया का लेवल जरूरत से ज्यादा हो गया है, जितना होना चाहिए था उसको क्रॉस कर गया, क्योंकि किडनी सही से काम नहीं कर रही, तो वो किडनी फेलियर की निशानी होती है यूरीमिया। ओके, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में वैसे यही दिया है, तो चांसेस इसी को पूछने के ज्यादा है, बाकी ये सब डिसऑर्डर्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। रीनल कैल्कुलाई का मतलब स्टोन, जो किडनी में स्टोन हो जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच का दूसरा नाम बताया था अभी मैंने आपको, अगर आपने सुना हो तो, वेसोप्रेसिन, क्योंकि ये भी थोड़ा सा ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, प्रेस करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम वेसोप्रेसिन है। सोर्स हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मैच द कॉलम। पीसीटी क्या करती है भाई, पीसीटी इनमें से ये रहा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, अभी भी बताया था। डीसीटी, डीसीटी इनमें से क्या करेगा, देखें, आयनिक बैलेंस, अगर नहीं भी पता तो दूसरे ऑप्शन से पता चल जाएगा। हेनले लूप, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेड्यूला। हेनले लूप मेनली काउंटर करंट मैकेनिज्म से रिलेटेड है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया ना, ये जो लिखा है ये काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए आया है, इसके बारे में भी शॉर्ट में आगे बता देती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, काउंटर करंट मैकेनिज्म तो अलग से दिया है, तो फिर हेनले लूप में क्या चाह रहे हैं ये हमसे, देखो और ऑप्शन देख लेते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म ये रहा, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, थोड़े से कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, हम नीचे मैच करके निकाल लेते हैं आंसर, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेड्यूला, और यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ठीक है, तो हम नीचे ऑप्शन देख लेते हैं भाई क्या ज्यादा सही है। ए को तो डेफिनेटली थर्ड से मैच करना है, सब में है, बी को फोर्थ से मैच करना है, यहीं पर है सिर्फ, सी को मैच करवा रहे हैं फर्स्ट से, कहा ना मैंने आपको, और डी को मैच करवा रहा है फिफ्थ से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्या इन्होंने कर लिया कि जो हेनले लूप है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म से रिलेटेड तो है ही, बट काउंटर करंट मैकेनिज्म का भी अल्टीमेट फंक्शन है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। इस तरह के कंफ्यूजिंग ऑप्शन कभी कभार आ जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, जैसे मैंने निकाला वैसे ही आपको भी आंसर निकालना है अपना, ठीक है। मैच द कॉलम में नीचे देखते जाओ सिंपली, दोनों बहुत मिलते जुलते ऑप्शन है बच्चों। तो हेनले लूप को मैच कर रहे हैं ये इससे, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ठीक है, बट ऑब्वियस यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में हेनले लूप का बहुत रोल है, और काउंटर करंट मैकेनिज्म को मैच कर रहे हैं इससे, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेड्यूला, अभी बताती हूँ क्या है ये। और रीनल कॉर्पस्कल तो ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये तो पता ही है हमें, ई का सेकेंड ये रहा, ठीक है, ऑप्शन बी डन। चलो देन मैच, एक काउंटर करंट मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी डाला था मैंने, ये रहा, देखा था। वी कैन प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूटेड यूरिन, हम हमारा जो यूरिन है उसको हम कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय अ स्पेशल मैकेनिज्म, वो कौन सा मैकेनिज्म है, तो सिंपली काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या होता है इस मैकेनिज्म में, ये देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है, अननेसेसरी बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना इसके, बिल्कुल शॉर्ट में तुम्हें इसको याद रखना है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब होता है जब जो हमारे जो नेफ्रॉन है ना बच्चों, उनमें से कुछ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है, उनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, बट जिन नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले लंबा है, जिनको कि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स कहा जाता है, जेजीए अलग था, जक्स्टा वर्ड सेम है बट दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो जेजीए था, ये नेफ्रॉन्स हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जेएम नेफ्रॉन्स, पढ़ लेना एनसीईआरटी में, बहुत शॉर्ट में दे रखा है इनके बारे में। तो जिनका लूप ऑफ हेनले लंबा है, जब ब्लड कैपिलरी इसके चारों तरफ से गुजरती है तो एक यू शेप की कैपिलरी बन जाती है, जिसको कहते हैं आप वासा रेक्टा। ये जो दो दिखाए ना आपको यू शेप स्ट्रक्चर, उनमें से ये तो ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर ब्लड है पूरा रेड कलर का ब्लड, ठीक है, और ये खुद नेफ्रॉन का पार्ट है लूप ऑफ हेनले, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फिल्ट्रेट होगा, बट ऑब्वियस इसके अंदर कौन है, फिल्ट्रेट। तो ये दोनों आपस में कैसे एक्सचेंज करेंगे चीजों का, और इस तरह से एक्सचेंज करना है इनको कि ये जो आपको ऑस्मोलैरिटी दिख रही है ना, ये पता है किसकी ऑस्मोलैरिटी है, ये फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी है, जो यहाँ पे चारों तरफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं उनकी ऑस्मोलैरिटी है बच्चों, ये ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड।
वो यही रहनी चाहिए, तभी ये मैकेनिज्म चल सकता है, वरना ये डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ ऑस्मोसिस के बेस पर हो रहा है। यहाँ पर क्या रहनी चाहिए वो ऑस्मोलैरिटी, स्टार्टिंग में कॉर्टेक्स वाले रीजन में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है, फिर बढ़ के 600, फिर 900, नीचे आते आते 1200। तो ये बनी रहे उसके लिए ये काउंटर करंट मैकेनिज्म रखा गया। और इसको मेंटेन करने के लिए दो चीज़ों का मेन रोल है, ध्यान रखना। एक तो NaCl दिख रहा है आपको, NaCl कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ कहाँ कैसा हो रहा है, और एक अभी जो थोड़ी देर पहले समझाया था ना यूरिया, इन दोनों का मेन रोल है, ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में, काउंटर करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो हेनले लूप में फिल्ट्रेट कैसे जाएगा, पहले नीचे फिर ऊपर, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ब्लड यहाँ से आ रहा है PTC में, सोचो तो वासा रेक्टा में कैसे जाएगा, ये पहले नीचे फिर ऊपर, तो ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग लिम्ब है, ओके। और इस तरह से चीजों का एक्सचेंज होता है कि हमेशा ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन्ड रहे। इसीलिए अभी जो हमने मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन किया ना, इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म को इन्होंने इससे मैच किया, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेड्यूला। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है काउंटर करंट मैकेनिज्म का। ये तो है ही यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाना, बट ये भी है, ठीक है। तो वो कैसे बनाता है, इस पूरे मैकेनिज्म से। अब इसको तुमने नहीं भी समझ में आ रहा ना डिटेल में, कहाँ किसको कैसे रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो कोई बात नहीं, बस इसका मेन फंक्शन ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मेन इसमें वही है, सेम, कुछ बदला नहीं है। देखो नेफ्रॉन में जब नीचे जा रहा है तो वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, जब ऊपर आ रहा है फिल्ट्रेट तो NaCl रीएब्जॉर्ब हो रहा है। और वासा रेक्टा में जस्ट उल्टा कर दो, यहाँ NaCl रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो इस लिम्ब को दे दो, यहाँ पर वाटर निकल रहा है तो इसमें से NaCl निकाल लो, जस्ट उल्टा हो रहा है दोनों में, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है बच्चों, ठीक है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म किस में हेल्प करता है, यूरिन को मेनली कॉन्सेंट्रेट बनाने में। अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो यूरिन डाइल्यूट रह जाएगा, ठीक है, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है ये। चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। भाई इतने कम टाइम में तो मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकती हूँ काउंटर करंट मैकेनिज्म और इन सब चीज़ों के बारे में, बट मैंने जैसा तुम्हें कहा था कि आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना हो सकेगा ब्रीफ तुम्हें दे दूंगी, ठीक है। देन यहाँ पर आपको मैच करना है भाई ग्लाइकोसूरिया, अभी अभी बताया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन डायबिटीज में होता है, A को 4th से मैच कर दो। रीनल कैलकुला यानी किडनी में जो स्टोन बन जाते हैं, ये रहा। मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स, ऑक्सलेट वगैरह के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि नेफ्रॉन्स में अटक जाते हैं, उनके मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर देते हैं, कई बार यूरेटर्स में भी बन जाते हैं, ठीक है, पेनफुल यूरिनेशन होता है फिर, तो रीनल कैलकुला यूरिथ्रा में भी बन जाते हैं, ओके, दैट इज किडनी स्टोन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस आ रहा है यानी इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुला, इसके कई सारे कॉज होते हैं, कई बार कुछ इंजरीज हो जाती हैं, एक्यूट इंजरी, कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिससे ग्लोमेरुलस पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। और गाउट, गठिया की प्रॉब्लम जिसे कहते हैं ना, जॉइंट से रिलेटेड। यूरिक एसिड, अच्छा एक बात पता है तुम्हें, वैसे तो हम यूरियोटालिक हैं बट हमारे में भी थोड़ा बहुत यूरिक एसिड होता है बच्चों, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं। कुछ लोगों में अगर वो यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और जॉइंट्स को इरिटेट करते हैं, इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, उस कंडीशन को गाउट कहते हैं। बिल्कुल आर्थराइटिस जैसे सिम्टम्स आते हैं यहाँ पर, बट कॉज अलग अलग है। आर्थराइटिस में तो बोन चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि जो जॉइंट है वहां पर साइनोवियल फ्लूइड प्रॉपर्ली नहीं बन रहा एज के साथ साथ, ठीक है, बट यहाँ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स मेन प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक। गाउट, तो डी को फर्स्ट से मैच कर दो, कहाँ गया, बी को मैच करना है थर्ड से, बी थर्ड, ये रहा, ये रहा, तो हमें सही ऑप्शन मिल गया हमारा, ठीक है, सी सेकंड और डी फर्स्ट, डन। चलिए तो ये हो गए आपके। अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया है और देख लेते हैं, डायलाइजिंग यूनिट। हाँ इस चैप्टर के एंड में बच्चों हीमोडायलिसिस भी समझा रखा है, बहुत आसान टॉपिक है, किस तरह से डायलिसिस होता है, उसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसमें एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड का कंपोजिशन कैसा रखते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब बॉडी, आपको पता होगा इसमें एक ऐसा चैम्बर होता है और बॉडी से जो ब्लड है वो, सॉरी ब्लड है वो एक ट्यूब के थ्रू इसमें से गुजरता है, ठीक है, ये मान लो वो ट्यूब है, क्लियर। तो अगर मैं आपको कह रही हूं कि इसमें हमारा ब्लड है और इसके चारों तरफ यहाँ पे सोल्यूशन भरा हुआ है, तो हम क्या चाहते हैं, हमने ब्लड को क्यों बॉडी के बाहर आर्टिफिशियल किडनी से पास करवाया, क्योंकि ब्लड में, मतलब बॉडी में किडनी काम नहीं कर रही, तो क्या ज्यादा हो गया होगा हमारे ब्लड में, यूरिया, यूरीमिया कंडीशन हो गई होगी। तो हम चाहते हैं कि जब ब्लड इस ट्यूब से गुजरे, ये सेलोफेन ट्यूब होती है, परमिएबल होती है यूरिया के लिए, सेमी परमिएबल नेचर होता है इसका, तो यूरिया निकलकर इस फ्लूइड में आ जाए,
और बाकी जो हमारे ब्लड में जो भी चीज़ें हैं ना, प्लाज्मा, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, आयंस, वो नहीं निकले, उनका लॉस नहीं करना हमें। तो आप कैसा बनाओगे इस डायलाइजिंग फ्लूइड को? इसका कंपोजिशन बिल्कुल ब्लड के जैसा ही रखना है, सिर्फ यूरिया इसमें नहीं होना चाहिए, जिससे कि यूरिया अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ आ जाए। तो इट कंटेन्स अ फ्लूइड विच इज ऑलमोस्ट सेम एज प्लाज्मा, यस, एक्सेप्ट इट हैज नो यूरिया, इसमें यूरिया नहीं होता है, ठीक है। और लगातार ये निकलता भी रहता है, ड्रेन आउट होता रहता है, जिससे ब्लड जब यहाँ से गुजरे तो भाई अगर हमने ड्रेन आउट नहीं किया और यूरिया ज्यादा हो गया तो पता लगा भाई 4 से 5 घंटे लगते हैं डायलिसिस होने में। ऐसा नहीं कि पूरा ब्लड एक साथ बॉडी से निकल के अंदर ऐसा हो रहा है और धीरे धीरे ब्लड आ रहा है और जा रहा है, निकलता मतलब पास हो रहा है इस ट्यूब के थ्रू होता हुआ, पूरा सिस्टम होता है इसका, पूरा एक बड़ी यूनिट होती है डायलिसिस करने के लिए, ठीक है। वो सब आपको नहीं पढ़नी है अभी, वो सब मेडिकल में सीखना। तो उस तरह से, इस तरह से ये ब्लड को फिल्टर कर देता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा नो यूरिया। डन, समझ में आ गए? तो चलो भाई हमने सारे क्वेश्चन एक बार देख लें, कोई बीच में से रह तो नहीं गया। तो जितने भी टॉपिक्स मैं कवर कर सकती थी मैंने कर दिया। आई थिंक ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स और पढ़ लेना है, बहुत आसान सा रिफ्लेक्स है, ठीक है। अब आप एनसीईआरटी से पढ़ लो इस चैप्टर को, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो पूछ लो, चाहे से कमेंट बॉक्स में पूछ लो या फिर टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां भी यू कैन आस्क योर क्वेरीज। ओके, चलो गुड बाय।